Good morning, class. So today we will start with our topic, that is budget deficit. As yesterday we studied about the types of budget. In that we covered the balanced and the unbalanced budget. So the balanced budget is the budget in which the government expenditure are equal to the receipts of the government, and in unbalanced budget the government expenditure is unequal to the receipts of the government. So in that we studied that there are two parts of unbalanced budget, that is the surplus budget and the deficit budget. So in surplus budget, when the government receipts are greater than the government expenditure, then they are known as the then it is known as the surplus budget. And talking about the budget deficit or the deficit budget, then when the government expenditure is greater than the receipts of the government, then it is known as the deficit budget. So we will study in detail the budget deficit. So what is budget deficit? Budget deficit, also called government deficit, refers to a situation when budget expenditure of the government are greater than the budget receipts. यानी कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो उसके रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारा बजट डेफिसिट कहलाता है. इसको हम गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं. इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज़ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओवर एंड अबव द टोटल रिसीप्ट्स, दैट इज़ द रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ greater than the total receipts of the government, that is the revenue receipts and the capital receipts, so that is known as the budget deficit. हमने पढ़ा था कि जो revenue receipts होती हैं वो उसको टैक्स या नॉन टैक्स सोर्सेज से होती हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ दी गवर्नमेंट के लिए, एंड जो हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं. एंड सिमिलरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो भी गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है. इस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इफ़ेक्ट होती हैं. तो जो भी मतलब अगर गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो वो बजट डेफिसिट कहलाता है. बजट डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स, दैट इज़ रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स, दैट इज़ बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट्स व्हेन BE इज़ ग्रेटर दैन BR. मतलब जो बजट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो बजट रिसीप्ट से ज़्यादा होता है, दैट इज़ वी कैन से बजट एक्सपेंडिचर में हमारे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आ जाएगा, और बजट रिसीप्ट्स में हमारे कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स दोनों आ जाएंगी, जहाँ पर हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बजट रिसीप्ट से ज़्यादा होता है. जब गवर्नमेंट के खर्चे यानी कि गवर्नमेंट जो है वो 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रही है वो ज़्यादा है उसकी रिसीप्ट से, यानी कि उसकी रिसीप्ट्स 800 हैं, तो ये सिचुएशन जो है वो हमारी बजट डेफिसिट कहलाती है. Now there are types and measurements of budget deficit. With reference to the budget of the government of India, there are 3 important types of budget deficit. अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें ऑफ इंडिया की तो उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं बजट डेफिसिट के. दीज आर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दी revenue deficit. What is revenue deficit? Revenue deficit is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट करती है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे फंक्शनिंग के लिए करती है, एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं फ्रॉम टैक्स या नॉन टैक्स सोर्सेज से, जो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़
पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। तो जब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उसके रेवेन्यू रिसीव से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो उसकी जो नॉर्मल सोर्सेज से, उसे डे टू डे सोर्सेज से उसे जो भी रिसीव्स हो रही हैं वो उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव्स। जब रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू रिसीव्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीव से ज़्यादा होता है। और ये क्या शो करता है, रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या शो करता है, रेवेन्यू डेफिसिट शोज़ दैट गवर्नमेंट अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू मीट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। It is an normal functioning of the government. So यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। जब गवर्नमेंट के पास डे टू डे फंक्शनिंग के लिए सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कर रही है डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, और जो उसे रेवेन्यू रिसीव्स हो रही हैं वो इतनी नहीं है उसके पास कि वो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए सफिशेंट हो। तो इसलिए जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको नहीं कर पा रही है। सेकंड इज़ डिज़ोल्विंग इन द इकोनॉमी। डिज़ोल्विंग इन द इकोनॉमी का मतलब है कि जो इकोनॉमी है उसमें से जो मनी है वो डिज़ोल्व हो रही है, एंड क्योंकि उसकी गवर्नमेंट की रिसीप्स जो है उसके एक्सपेंसेस से कम है, मतलब जो वो खर्चा कर रही है वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो इकोनॉमी में पैसा है वो ख़त्म हो रहा है। हायर रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। देखो जब गवर्नमेंट के पास इनसफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल होगा अपनी डे टू डे रनिंग के लिए, तो वो बोरो करना स्टार्ट करेगी। जब वो बोरो करेगी तो उसके ऊपर फ्यूचर बर्डन आ जाएगा फ्यूचर में रीपे करने के लिए, और उसकी जो भी वो बोरो कर रही है या लोन ले रही है उसका, तो उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा, रीपेमेंट बर्डन आ जाएगा फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर रीपेमेंट्स का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से। एंड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में कैसे आ रही है, जो गवर्नमेंट बोरो करेगी तो वो जो है वो चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि उसे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो जो इकोनॉमी है उसमें वो जो भी प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ कर देगी, और इस वे में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इन द इकोनॉमी। नाउ कमिंग टू द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, तो वो क्या क्या है। फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट मे हैव to cut its expenditure on several welfare programs in the country. This leads to loss of social welfare. मतलब रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट अपनी डे टू डे फंक्शनिंग ही नहीं कर पा रही है, तो अब गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर सोसाइटी के वेलफेयर पे करती है, जैसे वो कोई सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है या फिर डिस्काउंट पे या फ्री में कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स, फूड, क्लोथिंग प्रोवाइड करती है पुअर पीपल को सोसाइटी के, तो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा कि सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स। मतलब अब रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन को सही करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने पड़ेंगे थ्रू बोरोइंग, मतलब वो बोरो करेगी इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए। जब उसके पास पैसे नहीं है तो वो उधार लेना स्टार्ट करेगी, और जब वो उधार लेगी तो उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी गवर्नमेंट के ऊपर, और जब गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस लो हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कोई पर्सन ज़्यादा
बार बार बोरो कर रहा है, और तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर जब पहले से ही फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होता है किसी पर्सन के ऊपर, तो फर्दर उसे लोन नहीं मिलता है, यानी कि उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाएगी। थर्ड इज़ द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डाइवेस्टमेंट सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू फॉरेन कंपनीज विच लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द फॉरेनर्स। अब गवर्नमेंट बोरो करेगी या फिर वो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो क्या कर सकती है, वो अपने जितने भी पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं, मतलब जो भी उसकी कंपनीज रन कर रही हैं गवर्नमेंट की, वो उन्हें सेल कर देगी किसी फॉरेन कंट्री को, फॉरेन कंट्री की किसी फॉरेन कंपनी को वो सेल कर देगी। तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंट्री है उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा इन आर डोमेस्टिक कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री का कंट्रोल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज 3 वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के हमने अभी पढ़े कि क्या होता है, क्या शो करता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ बोरोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, आरबीआई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम बोरो कर सकते हैं जनरल पब्लिक से, गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, या फिर रिजर्व बैंक से बोरो कर सकती है मनी, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर कंट्रीज से वो बोरो कर सकती है। नेक्स्ट इज डाइवेस्टमेंट बाय वे ऑफ सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। वो या तो फिर क्या करेगी, वो जितने भी उसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिन्हें गवर्नमेंट खुद से रन कर रही है, वो उनकी ओनरशिप सेल कर देगी थ्रू डाइवेस्टमेंट। एंड द लास्ट इज कट इन एक्सपेंडिचर सब्सिडीज इन पर्टिकुलर, मतलब वो अपने जितने भी एक्सपेंसेस कर रही है, जितना एक्सपेंडिचर कर रही है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो उसको कट कर देगी। वो अब सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है ऑन द सब्सिडीज़। तो इन वेज से वो क्या कर सकती है, वो रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट कर सकती है और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में ये हेल्प कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्स अदर देन बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट हमें जो है वो ये बताता है कि जो गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसकी टोटल रिसीप्ट से कितना ज़्यादा है बोरोइंग्स के अलावा। यानी कि इन शॉर्ट जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक एस्टिमेशन होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कितनी बोरोइंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने जो है वो 1000 रुपीज़ की एक्सपेंसेस की हैं और उसके जो बोरो कर रखा है उसे रिसीप्स टोटल 1000 रुपीज़ की ही हैं, इसमें अमाउंट में से उसने 200 बोरो कर रखा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 200 कितना उसने बोरो कर रखा है? हम 1000 गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए, 1000 में से जो उसकी रिसीप्स हैं, रिसीप्स तो उसकी 1000 है, अदर देन बोरोइंग्स उसकी रिसीप्स कितनी है 800, क्योंकि 200 उसने बोरो कर रखा है, उसको लेस कर देगी तो 200 जो अमाउंट बचेगा वो शो करेगा कि कितना अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है। इन शॉर्ट जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये बताता है कि टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट कितनी है। सो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्स अदर देन बोरोइंग्स, रेवेन्यू रिसीप्स प्लस कैपिटल रिसीप्स अदर देन बोरोइंग्स। मतलब जो भी गवर्नमेंट की कुछ कैपिटल रिसीप्स ऐसी होती हैं जो वो बोरो करती है, ठीक है, तो वो रिसीप्स छोड़ के बाकी सारी रिसीप्स को हम टोटल एक्सपेंडिचर में से लेस कर देते हैं, तो जो अमाउंट गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है वो हमें डिराइव हो जाता है बाय वे ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स भी हम कह सकते हैं, या फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू BE माइनस BR दैट इज बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्स अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के अलावा व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर दैन बजट रिसीप्स अदर दैन दी बोरोइंग। जब बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीप्ट से ज़्यादा है अदर दैन दी बोरोइंग्स, यानी अगर मान लो उसने कुछ भी बोरो नहीं किया है और 1000 रुपीज़ जो हैं वो उसने एक्सपेंसेस किए और उसके जो
जो रिसीप्ट्स हैं वो भी 1000 रुपीज़ हैं, तो यानी कि उसने कुछ भी बोरो नहीं कर रखा है। तो हम इसी से जब लेस करेंगे 1000 को फ्रॉम 1000, तो हमें पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने कुछ भी बोरो नहीं कर रखा है। तो इन सिंपल वर्ड्स फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना उधार है, कितनी बोरोइंग्स उसने कर रखी हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर till here only, and in our next lecture we will be discussing what are the impact of fiscal deficit and the primary deficit. Thank you.